हाँ, क्या हो गया? कैसे कर रही है? नहीं पढ़ना तेरे को? भाई अभी चीज के पहले लिखा था एक तो मेंटल रिटार्डेशन का। इसमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे देखना है ना। जैसे मैं शुरू शुरू से करते हैं, शुरू से बताते हैं। नहीं दिख रहा क्या? ले बढ़ रहा है वो देख, बढ़ रहा है वो देख, आंसर दिया है वो मत देख, है ना। आंसर लिख के रखें जानबूझ के। चलो दिख रहा है अब। बायोलॉजी के पूरे 100 क्वेश्चंस यहां 2023 में जो आए थे वो, ठीक है। ये ले, नहीं दिख रहा अब? है? हाँ सही में। चल देख क्या लिखा है, ध्यान से पढ़। विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड या पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। जब अपन लोग हार्मोन्स पढ़ रहे थे, प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, उस टाइम पे आपको लिखवाया था ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन। ये क्या है? स्पेलिंग देख लेना। काइनेटिन कौन सा हार्मोन है? क्या है बता सकते हैं? काइनेटिन इसको किस नाम से जानते हैं? और साइटोकाइनिन। सब पीकेयू हो गए हो। साइटोकाइनिन। 2,4-D किसका नाम है? सिंथेटिक हार्मोन है ये, सिंथेटिक प्लांट हार्मोन जिसको बनाया गया था। ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। ठीक है। GA3 क्या है? ये जिब्रेलिक एसिड। फर्स्ट आइसोलेटेड एसिड जिब्रेलिक एसिड पढ़े थे शायद, है ना। ये जिब्रेलिक एसिड। तो ये क्लियर है। अब सवाल हमारा ये है कि डीप वाटर राइस, हम राइस की बात कर रहे हैं, चावल की बात कर रहे हैं। तो आपको मैं ये बताया था, चावल में कभी भी आप देखना, पानी अगर यहां तक भी भरा है तो चावल का पहला पत्ती नीचे कभी नहीं उगता, ऊपर उगता है, पानी के ऊपर। ऐसे बोला था? नहीं बोला था? तो वहां पर कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हेल्प करता है? ऐसे करके आपकी कॉपी में लिखा होगा, जाके देखना कौन सा हार्मोन है वो। इथाइलिन। कौन सा है? इथाइलिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। ऑक्सिन सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, इलोंगेशन में। ठीक है। जिब्रेलिक एसिड इंटरनोड्स की हाइट बढ़ाता है। लेकिन यहां पर स्पेशल कंडीशन क्या लिख दिया देखिए तो, डीप वाटर राइस में कौन हेल्प करता है? कौन सा हार्मोन? तो उस पानी के अंदर उसको हेल्प करता है कौन? इंटरनोड का साइज बढ़ाने के लिए। कौन? इथाइलिन। आपने ऐसे देखा होगा कि ये राइस का प्लांट है, तो मान लो इतना हिस्सा डूबा है ना पानी में, ये नीचे ये पूरा ऐसे पानी में डूबा है, मान लो ये, है ना। तो यहां से पहली पत्ती ऐसे निकलती है, ऐसे यहां से ऐसे पहली पत्ती निकलती है। अब यहाँ पर नोड यहाँ है, यहाँ है, ऐसे है मान लो नोड्स, है ना। तो नोड यहाँ पर ऊपर के छोटे छोटे हैं, लेकिन यहाँ से नीचे से यहाँ से ऐसे पूरा जड़ है। तो ये वाला नोड सबसे लंबा, बाकी सब तो नॉर्मल। तो इस नोड के इलोंगेशन में कौन हेल्प किया? इसको बाहर निकालने में कौन हेल्प किया? इथाइलिन। रूम जाना, बुक में लिखा होगा, कॉपी में है ना, उसको देख लेना, है ना। वो हेल्प करता है, उसको लिखवाए थे। चांसेस है इसके आने के भी बोले गए थे। अब देखो धोखा सा आ गया, हम बोलते हैं वो हो गया, ऐसा टाइप का नहीं है भाई। चलिए ये है खत्म। सेकंड देखिए, ये तो बिल्कुल पढ़े हो आप लोग, देख के बताना, ऐसा मत कर देना कि नहीं आंसर लिखा है। सोच समझ के बताना, क्यों होता है वो भी पूछूंगा। चल बता, चल बता नोनी। क्या लिखा है? मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस, है ना। मूवमेंट मतलब उसका इधर उधर बहना, एक्यूमुलेशन मतलब उसका इकट्ठा हो जाना। अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, किसके द्वारा ये प्रोसेस होता है? देख
यहां पर है मेम्ब्रेन, यहां पर है बहुत सारे आयंस। क्या है? आयंस। एक साइड बहुत ज्यादा, एक साइड कम। ठीक है, यहां पर बोला गया है आयंस का मूवमेंट होता है अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां ज्यादा है तो जनरली मूवमेंट कैसे होता है? ज्यादा से कम की ओर। पढ़े हो ऐसा? पढ़े हो ना? नॉर्मल ऐसे होता है, लेकिन यहां बोला गया है कि अगर अगेंस्ट हो, यहां से कम से कहां जाए? अधिक सांद्रता की ओर। तब ये किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट? नहीं है यार, बिल्कुल याद है, मैंने बोला था अगर यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी नहीं लगेगी। यहां से यहां जाते हैं तो एनर्जी लगती है क्या? नहीं लगती। तो डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, ऐसे इसमें एनर्जी नहीं लगती। यहां देखिए ऑस्मोसिस है, ये पेसिव प्रोसेस है। कैसा है? पेसिव, कोई एनर्जी नहीं लगेगी। यहां पर पेसिव ट्रांसपोर्ट लिखा है, मतलब ये ऑलरेडी पेसिव है, यहां पर एनर्जी नहीं लगेगी, ये भी पेसिव। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी पेसिव। इस कम सांद्रता से अधिक सांद्रता को लाने के लिए ताकत चाहिए। जैसे एक रूम में पूरा बहुत लोग भरे हैं ना, अब इस रूम में ऐसे आप किसी को और आगे धक्का दे रहे हो, नहीं भाई 100 सीट नहीं 101 जा, अंदर जा, ऐसे करके उस टाइम पे ताकत लगेगा उसको अंदर भेजने के लिए। वैसे ही ताकत यहां भी लगता है, वो तो उस ताकत की पूर्ति के लिए एटीपी यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं? एटीपी। ये है ऐसा, समझ गए? इजी है, कोई टफ नहीं है। नीट के एग्जाम थोड़ा सा ना आपको ना ध्यान बस देना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और उसको ना कॉन्सेप्ट समझना होगा, आसानी से क्लियर कर लोगे। टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, जो नहीं पढ़ता उसके लिए टफ है बिल्कुल। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है। 103, चलो बताओ क्या बोल रहे हैं यहां पर? लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर्स आर सीन इन, किसमें देखा गया है? कौन टाइप के पॉलिनेशन में देखा गया है? कौन से प्लांट में देखा गया है? देखिए, जिसमें बड़े और कलरफुल और सुगंधित फूल हो, उसके साथ साथ उसमें क्या हो? नेक्टर, जिसको जो क्या बोलते हैं मधुमक्खी आता है, उस नेक्टर को लेके जाता है और उसको शहद बनाता है। ठीक है, अब इस ऑप्शन को देख के बताइए कि क्या हो सकता है। क्या वो चिड़िया द्वारा पॉलिनेटेड प्लांट्स है? चिड़िया उसको पॉलिनेशन करती है। बैट मतलब चमगादड़ उसमें करता है क्या पॉलिनेशन में हेल्प? वाइंड मतलब हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है क्या? एक जगह से प्लांट यहां से उड़ के ऐसे इधर चला गया, ऐसा हवा द्वारा। या फिर ये है इंसेक्ट पॉलिनेटेड, तो अभी मैंने क्या बोला? मधुमक्खी। क्या बोला? अनेबी, मधुमक्खी। मधुमक्खी एक कीड़ा है कि नहीं बताइए? इंसेक्ट है। यहां पर आपको केवल एक पॉइंट देखना था, अगर नेक्टर की बात डायरेक्ट निकाल दी यहां पर, तो कीड़े ना उसमें क्या करते हैं उसी को देखने के लिए मधुमक्खी ना वो जाती है ताकि वो शहद ले सके। तो ऐसे ना सुगंध में, उसकी सुगंध में ऐसे जाती। तो क्या है? लार्ज है, बड़ा फ्लावर है, कलरफुल है, कलर को देख के अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, फ्रेग्रेंट मतलब सुगंध आ रहा है उसमें। ठीक है, और मेन बात उसमें नेक्टर प्रेजेंट है। नेक्टर है मतलब वो कीड़ा उससे आकर्षित होकर अंदर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, नेक्टर कीड़ों के लिए बनाया जाता है ताकि वो जाए वहां पर पॉलिनेशन में हेल्प करे। ठीक है, चमगादड़ चिड़ियों वगैरह के लिए नहीं। वो क्या करेगा? चिड़िया खाता है क्या नेक्टर को? क्या करेगा? वो शहद बनाता है चिड़िया है? नहीं बनाता, नहीं बनाता। सिंपल सवाल, एकदम इजी है। आप लोग देखोगे, थोड़ा सा पॉज लेना, थोड़ा सा टाइम, आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्लियर ना? क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? कैसे चुटपुट नहीं करो रे? अच्छा, ये बताओ, चलिए क्वेश्चन क्या है। इसको आप 12वीं का है, इसको आप नहीं पढ़े होगे, मैं बता देता हूँ। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में, लेकिन इसको हम पढ़ चुके हैं। नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, पढ़ चुके हैं, ध्यान से सुनना। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में लीफ मेसोफिल सेल्स को हम कल्चर करते हैं। कल्चर का मतलब होता है ऐसे प्लेट में ऐसे रख के इसको हम उगा रहे हैं। तो ये जो लीफ है, ये जो लीफ है, इसका मेसोफिल सेल मतलब पत्ती की कोशिकाएं इसमें ऐसे डाल दिए, यहां पर ऐसे मेसोफिल सेल्स है। ठीक है, अब उसको हम कल्चर करते हैं, ये ग्रो करके ऐसे कैलस बनाता है। ऐसे पढ़े हो कुछ?
ग्रो करता है करके, सेल्स इकट्ठा होकर कैलस बनाते हैं एक जगह ऐसे करके, नहीं याद आ रहा, चल छोड़ो। ये मेसोफिल सेल्स है, क्या है, मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स, ये सेल्स। अब देखो ये दिस फिनोमिना में बी कॉल्ड एज, इस घटना को हम किस रूप में जानेंगे, किस नाम से बोलेंगे, ध्यान से सुनिए क्या बोला गया है। ये हमने क्या लिया, लीफ लिया, क्या लिया, लीफ। लीफ से हमने सेल्स ऐसे काटे, मेसोफिल सेल्स को ऐसे ग्रो करा रहे हैं। तो क्यों ग्रो करा रहे हैं, ताकि इससे हम एक नया पौधा बना सके, इससे हम क्या बना सके बाद में, इस मेसोफिल सेल से एक नया पौधा ऐसे बने, ऐसे एक नया पौधा बने, ये सोच के हम ऐसा करा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, डी डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, सेनेसेंस, डिफरेंशिएशन, क्या ए के साथ कौन कौन है, ए आंसर सोच के देखो एकदम इजी बन जाएगा। डी डिफरेंशिएशन क्यों है, राइट, देखिए देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं पत्ती की, किसकी बात कर रहे हैं, पत्ती की, और वो पत्ती बना है तो डिफरेंशिएट हो गया, वो कंप्लीट सेल है ना, वो अपना काम कर रहा है, तो ऐसा पढ़े हो ना, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ पढ़े हैं। तो डिफरेंशिएटेड होना मतलब मेच्योर हो जाना, पढ़े हो, परमानेंट सेल बनाता है जो, है ना, तो डिफरेंशिएटेड सेल मतलब ये है पहले से है, इसको आपने क्या किया, ग्रो करा रहे हो, इससे नया प्लांट बनाओगे, तो इस डिफरेंशिएटेड सेल में फिर से ग्रोथ होगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, डी डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएटेड सेल से हम दूसरा प्लांट बना रहे हैं ऐसा, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो सकता डेवलपमेंट, ये ऑलरेडी डेवलप्ड सेल है, बाद में तो विकसित होगा ही होगा, लेकिन ये इसका पूरी तरह से कंप्लीट एग्जांपल नहीं है। डेवलपमेंट मतलब होता है विकसित होना, तो ऑलरेडी पत्ती है तो विकसित है, उससे आप बना रहे हैं ना विकसित से, तो ये होगा क्या डेवलपमेंट, नहीं, ये क्या है, ये गलत। सेनेसेंस मतलब डोकरी हो जाना, बुढ़ापा आना, पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, सेनेसेंस को कई बार बोले हैं, एकदम अत्ती टाइप का डोकरी हो जाना करके, पत्तियां मुरझा जाती, सेनेसेंस हो जाता है, पत्तियां झड़ जाती, ऐसे पढ़े हो ना। ये तो सेनेसेंस में यही होता है, क्या होता है सेनेसेंस में, वो मुरझा रही है, यहां पर हो रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं, आप तो नया प्लांट बना रहे हैं, ये भी गलत। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, यह है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये सेल डिवाइड करेगा, ऐसे बहुत सारे सेल बनाएगा, सेल डिवाइड कर, ठीक है। अब इस डिवाइडिंग सेल से कोई फंक्शन परफॉर्म होना है, तब एक परमानेंट सेल्स बनेंगे। आपने पढ़ा है ना रूट में, इधर सारे क्या डिवाइड करने वाले सेल रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन, याद है, नहीं है, उसके बाद इलोंगेशन जोन, यहां पर सेल इलोंगेट होता है, बड़ा बड़ा, यहां पर मेच्योर सेल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, मेच्योर सेल्स। अब मेच्योर सेल्स ही कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसा पढ़े हो, इधर से फिर रूट हेयर निकलता है, मालूम है, पढ़े हो ना ऐसा। तो ये डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई चीज परमानेंट बन जाना और कोई फंक्शन परफॉर्म होना, तो इससे बाद में परमानेंट सेल से ऐसे लीफ बन गया, रूट बन गया, है ना, स्टेम बना, इसको ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बना है, क्लियर। तो आंसर क्या होना चाहिए, डी डिफरेंशिएशन। इजी है कि नहीं, बना लोगे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है आपको, फिर तो आप नीट का पूरा एकदम ऐसी तैसी कर दोगे, है कि नहीं, नहीं करोगे, कैसे नोनी बाबू हो, कैसे कोंदी कोंदा हो गए रे, हैं, इसमें रख दिया हूं पूरा क्वेश्चन, आप लोग मान लो खाली रहता है तो एक बार देख लेना, आंसर चेक कर लेना, कम से कम लगेगा ना 2023 का क्वेश्चन बायोलॉजी कम से कम सॉल्व कर लिए करके। ये आप लोग के लिए नया है, अर्थ समिट, है ना, अर्थ समिट हुआ था 1992 में, है ना, रियो डी जेनेरियो, मतलब ये ब्राजील में, कहां पर, ब्राजील में अर्थ समिट हुआ था, पर्यावरण बचाव के लेकर, ताकि क्या कर सके हम, खुद का डेवलपमेंट तो करें लेकिन वातावरण को ज्यादा प्रभावित ना करें, हमारा जो ये पर्यावरण है उसको ज्यादा प्रभावित ना करें।
इसलिए बहुत सारे देश, लगभग 172 या 76 देश इसमें शामिल हुए थे। जून में हुआ था, ये जून टाइम में चला था, तो कुछ दिन तक चला था, 1992 में हुआ था, है ना। तो ये ऐसा आंसर, एनसीईआरटी में अगर कोई चीज दी है ना, सन दिया है या फिर कोई एक डाटा दिया है, उसको कंफर्म याद कर लेना, उससे क्वेश्चन बना सकते हैं कंफर्म, ठीक है। ये नेक्स्ट, अब देखो बता रहा हूं, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रिसिपिटेट आउट। यहां पर बोला गया है कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब डीएनए की मिक्सिंग करते हैं, दो अलग अलग डीएनए का, है ना, कुछ नया, मतलब जैसे कि वैक्सीन वगैरह बनाना है, जैसे कोरोना वायरस हुआ था, उसको वैक्सीन कैसे बना था, तो उसमें कुछ ना जीन्स में उसके डीएनए में फेरबदल किए होंगे, इस प्रकार से उसका वैक्सीन बना होगा। तो वैसे ही उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वैसा अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, मान लो क्या चिल्ड एथेनॉल डाल रहे हैं, डीएनए है, एक प्लेट है, इसमें डीएनए है, क्या है ऐसा डीएनए, तो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन वगैरह रहते हैं, याद है, रहता है कि नहीं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऐसे बाइंड रहता है, ऐसे बाइंड रहता है, हिस्टोन ऑप्टोमर्स ऐसे, है ना। तो जब हम चिल्ड एथेनॉल डालते हैं इसमें, तो होगा क्या मालूम, ये डीएनए ना प्रोटीन के साथ छोड़कर ऐसे धागे की तरह ऐसे ऊपर में ना ऐसे ना अलग से ऐसे आ जाएगा, अब प्रोटीन नीचे रह जाएगा, केवल डीएनए ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर क्या ऊपर आ रहा है देखिए, तो डीएनए, यहां पर हिस्टोन बोल रहे हैं, पॉलीसेकेराइड, आरएनए। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अपन आरएनए को तो पहले कट मत कर देंगे, आरएनए को ऑप्शन से हटाओ। दूसरा पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो डीएनए में कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, लेकिन मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर है ना, वो मोनोसेकेराइड, यहां पर पॉलीसेकेराइड बोल रहे हैं, तो ये भी कट मत। हिस्टोन प्रोटीन और ये हो सकता है, तो दो में आप अटके रहोगे, दो ऑप्शन में अटके रहोगे ना, क्या हो सकता है डीएनए या फिर हिस्टोन ऐसे करके। तो आपको केवल ध्यान में रखना है, अगर आप चिल्ड एथेनॉल डालते हो, एथेनॉल मतलब एल्कोहल, है ना, उसको आप डालते हो तो हिस्टोन प्रोटीन को छोड़ देता है डीएनए, और डीएनए धागे की तरह से ऊपर ना ऐसे ऊपर आ जाता है सरफेस में। तो यहां पर आपको क्या मिला ऊपर में, डीएनए, एक थ्रेड के रूप में, एक धागे के रूप में। क्लियर है इतना, एकदम इजी है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी जैसे पढ़ोगे ना तो और मजा आएगा। ये देखिए, इसको आप लोग शायद केल्विन साइकिल पढ़े ना, पढ़ लो, केल्विन साइकिल में ही है कि एक ग्लूकोज को बनाने में कितने एटीपी और एनएडीपीएच लगते हैं, ऐसा बोला गया है। केल्विन साइकिल में होता क्या है, एक बार में एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है। रूबिस्को एंजाइम पढ़े थे, रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, ऐसे पढ़े थे ना। तो एक बार जब केल्विन साइकिल चलता है तो एक बार में एक कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब एक बार में ये कितने एटीपी यूज करता है, एक बार फिक्स करता है तो 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच। एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में कितने एटीपी ले रहा है, 3 एटीपी और 2 NADH2, ठीक है, NADPH2। अब ग्लूकोज में कितने कार्बन रहते हैं भाई, ये बताओ, ग्लूकोज कितने कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला। तो यहां पर एक कार्बन है, अब आपको 6 कार्बन फिक्स करना है, तो इसी को 6 से क्या कर दीजिए आप, ऐसे 6 बार जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए तो, 6 गुणित 3 कर दो, एटीपी कितना हुआ, 6 दिया 18 एटीपी। अब 6 का इससे गुणा कर दो 2 से, तो 6 गुणित 2 12 NADPH2। आंसर कहीं दिखाई दे रहा है क्या, देखिए तो, फर्स्ट में, यस। डाटा आपको याद करना पड़ेगा, इतना तो कंफर्म है। ये तो ऐसे समझने वाली बातें हैं, लेकिन वो डाटा आपको याद करके रखना है। ये सब आप अभी पढ़ोगे इसके बारे में,
आप इकोलॉजी जैसे आओगे ना इकोलॉजी में, तो आप ये सब पढ़ोगे। देखो टोटल आपको ना दो शब्द बता देता हूं, एनपीपी और जीपीपी क्या होता है। देखिए एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, ऐसा ये फॉर्मूला ऐसा रहता है। अब ध्यान से सुनेंगे, होता क्या है, एनपीपी का मतलब होता है नेट प्रोडक्शन। नेट मतलब टोटल प्रोडक्शन, कितना कितना ऑब्टेन हुआ, कितना हुआ प्रोडक्शन उसको। ग्रॉस का मतलब होता है ओवरऑल। जैसे एक प्लांट है, एक प्लांट मान लो फोटोसिंथेसिस कर रहा है और एक दिन में 20 किलो ग्लूकोज बना रहा है। कितना बना रहा है? 20 किलो। ठीक है, 20 किलो बनाने के बाद वो 18 किलो को यूज कर लिया, तो कितना बचा? 2 बचा। ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं मैं। 20 किलो वो बना रहा है क्या? ग्लूकोज। अब 20 में से 18 को वो क्या कर लिया? 18 केजी यूज कर लिया। यूज कर लिया मतलब हीट लॉस रेस्पिरेशन में। किसमें? रेस्पिरेशन में। आप भी अपनी एनर्जी जो खाते पीते हैं वो सब किसमें यूज होता है? रेस्पिरेशन में। इधर उधर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन में यूज होता है। अब कितना बचा इसमें बता सकते हैं? 2 केजी बचा। इसी को बोला जाता है क्या? एनपीपी, कि आपके पास टोटल कितना बचा। समझ रहे हैं ना? तो ये ऐसा होता है। तो यहां पर ना आपको ये पूछा गया है, ये जो फार्मूला है यहां पर ये ऐसा, इसमें से जीपीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी का मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आर का मतलब क्या? आर को आप क्या लिखो देखिए तो ऊपर में रेस्पिरेशन में लॉस हो जाता है, ऐसे लिखे हो एनर्जी। यहां पर कहीं पर क्या लिखा है देखिए, रेस्पिरेटरी लॉस। आंसर फट से आ जाएगा, एकदम इजी है। जब पढ़ोगे ना तो और मजा आएगा। हा? ये वाला तो पढ़े हो ना, 10 सबसे पहले सॉल्व करो, इसको आप ना पढ़े हो। क्वेश्चन क्या है देखिए, अभी ताजा ताजा पढ़े, प्लियोट्रॉपी याद है? प्लियोट्रॉपी अब ताजा ताजा पढ़े, उसका मतलब क्या पढ़े हो? हाँ हाँ, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है, इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। यहां पर आपने एग्जांपल भी देखा था पीकेयू वाला, याद है? जिसमें फिनाइल कीटोन यूरिया, ये बीमारी का नाम है, वो होता है फिनाइल एनानिन के कारण, है ना, वो एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, इसका मतलब क्या देखिए तो, प्रेजेंस ऑफ 2 एलिस, 2 एलिस रहते हैं बोल रहे हैं, 2 जीन्स को कंट्रोल करते हैं, ईच ऑफ 2 जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट, दोनों एक सिंगल लक्षण को कंट्रोल करते हैं, ऐसा बोला है। ऐसा है, एक सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, ऐसा है क्या? एक जीन एक से अधिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ये है कि नहीं बताइए? यही तो आंसर है आपका। प्लियोट्रॉपी में यही चीज पढ़े हो। यहां पर अब आंसर मिल गया तो इधर देखना नहीं, लेकिन आप लोग के लिए बता देते हैं। मोर देन 2 जीन्स मतलब 2 जीन की बात करें, मतलब इसको तुरंत साइड कर दो। प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स, सेवरल का मतलब होता है एक से ज्यादा हो रहे हैं, उसको बोले सेवरल, बहुत सारे हैं ऐसे। तो यहां पर ये सब चीजें तुरंत ऐसे कट मट कर देना, ये एक ऑप्शन फट से निकल जाएगा। क्लियर? इतना ये बाहर बाहर का जब पूछा जा सकता है, सोचिए आप तो बहुत डीप पढ़े हो। इसके अंदर फिनाइलेनालिन, टायरोसिन, उसके कारण बीमारी, उस कौन सा एंजाइम प्रभावित होता है, इतना भी पढ़े हो। समझ रहे हैं ना? आपसे नीट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो फिर बोलना, इतना मस्त है। लेकिन आप अपना डेडिकेशन बिल्कुल दिखाओगे तब। ऐसे में नॉर्मल ऐसे रहोगे ना तो फिर नहीं बनने वाला, क्योंकि मौसम भी ऐसा है ना कि आलस आ जाता है शरीर में, है ना। लेकिन आपको कुछ करना है ना तो इस आलसीपन को भगाना पड़ेगा। ठीक है, खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, तुरंत बोलना पड़ेगा अचानक से नींद आने लगे तो, कि नहीं मैं कर सकता हूं या फिर मैं कर सकती हूं कर। ठीक है, सॉल्व करो क्वेश्चन, अभी टाइम है, अभी तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे कंफर्म है। लेकिन आप अगर एडवांस रहते हो ना तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आप सवाल करते बनेगा ना, अगर कोई कुछ जानता है ना तो सवाल करता है। अब सवाल कोई करता है ना तो जवाब देने में मजा आता है, नया चीज जानने को मिलता है। एक सवाल किया, एक सवाल के कारण जितने भी लोग हैं ना उन सबको कुछ नया जानने को मिला। ऐसे मान लो 10-20 सवाल अगर आते हैं ना तो मजा आ जाएगा, है ना। 10-20 नए सवाल, नया नया चीज जानने को मिलेगा ऐसा।
गोल्ड और टंगस्टन ना ये यूज किया जाता है बायोलिस्टिक गन में। मतलब होता क्या है कि अगर हमारे जो डीएनए है उसमें किसी दूसरे सेल में पहुंचाना है ना, तो एक गन यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं बायोलिस्टिक गन। उसमें ना गोल्ड की गोली या फिर टंगस्टन की ऐसे ना गोली बनाते हैं, उसमें ना ऐसे ना डीएनए को लपेट के ऐसे ना मारा जाता है, ऐसे जाता है। तो सेल है ये सेल है, इस सेल में ऐसे गोली मारते हैं गोल्ड का, तो ये गोल्ड के साथ ये जो डीएनए ऐसे चिपका है वो ऐसे आ गया इसमें। तो इसको गोल्ड या फिर टंगस्टन में क्यों मारते हैं, सवाल ये है। इसमें तो करते हैं, ठीक है। गोल्ड और टंगस्टन बायोलॉजिकल ना क्या है, ये इनएक्टिव रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, इनर्ट रहते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, आपके बायोलॉजिकल सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, इस कारण से इनका यूज किया जाता है, ठीक है।